अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन खूब पूछा गया है, यूपीएससी में भी आया, यूपीपीसीएस में भी आया है। ठीक है, कि जो संविधान सभा के लिए का जो गठन होना था, उसका जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो कैबिनेट मिशन ने दिया था। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सबको पता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये फैक्ट। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर को तो बने हैं सच्चिदानंद सिन्हा, फिर एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई थी, को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, सब लक्ष्मीकांत वगैरह में सब फैक्ट दे रखे हैं ये। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार पटेल ही थे। इसके भी संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी फीमेल थी? कुल 15 महिलाएं थी पूरे भारतीय संविधान सभा में। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जो हमारे प्रोविजंस हैं, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर यहाँ कहाँ से लिए हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अब पहले बात की गई ब्रिटेन के संविधान के द्वारा हमने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ली, विधि का शासन लिया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और उपबंध आदि लिए गए। अमेरिका से हमने क्या लिया है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब हमने आयरलैंड से लिया। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि क्या बोलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हमें एक फेडरेशन बनाना है, लेकिन इसमें जो सेंटर है वो स्ट्रांग होगा, सशक्त होगा। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था
तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से हमने लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ठीक है, पीसीएस में मेरे ख्याल से पिछले साल 21 या 22 में ये क्वेश्चन आया है ना, बहुत बार आता है, बहुत बेसिक फैक्ट है। संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मता आदि भारतीय संविधान की क्या है, ये सब विशेषताएं हैं। इंग्लैंड का संविधान ये क्या है, ये अलिखित है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। सरकार का गणतंत्री तथा लोकतंत्री स्वरूप, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विभाजन तथा संविधान का संघीय चरित्र भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना जाता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट हैं। यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। फिर है संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई। ठीक है, मैं ऐसा नहीं सिस्टम। भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। भारत के क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में, ठीक है, अभी जो करंट हमारा है उसमें 22 पार्ट है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या अब कितनी हो गई, 450 से अधिक हो गई। ठीक है, अब बात की गई है संविधान के भाग और विषय किससे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है मैचिंग में, नहीं तो किसी न किसी तरीके से चीज पूछते जरूर है। हमारा संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, उसमें हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र का डिस्कशन करते हैं। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो मुझे लग रहा है भाई यूपीएससी एसएससी कौन सा एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो भाई भाग 3 में क्या है या मौलिक अधिकार किस में पाए जाते हैं, वो हमारे भाग 3 में पाए जाते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पाए जाते हैं। भाग 4A, ठीक है, 4A में मूल कर्तव्य पाए जाते हैं। 5 में हम संघ की बात करते हैं। 6 में राज्य की बात करते हैं। 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक है, अब ये इसको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। भाग 8 में हम संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। भाग 9 में पंचायत, अब ये हम लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, हमारे लिए ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट। भाग 9 में हमारी पंचायत है, ठीक है, भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत। भाग 9 का में हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं, ठीक है, और भाग 9 खा इसमें हम बात करते हैं सहकारी समितियों की। भाग 10 में हम अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात करते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच सेवाओं की बात करते हैं। 14A में हम अधिकरण की बात करते हैं। 15 में निर्वाचन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में
राजभाषा है। 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे भाग 18 में दे रखे हैं, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19 में हम प्रकीर्ण की बात करते हैं। 20 में हम संविधान का संशोधन की बात करते हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध की बात करते हैं। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में पाठीकृत पाठ और निरसन, ये सब इसमें है। तो हमारे ये सब भाग हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद भी बहुत आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हमारे अनुच्छेद 1 में दे रखा है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 है। एमपी पीसीएस में भी खूब पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी खूब पूछा जाता है, इस पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 23 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यापार एवं बालाद श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 24, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या है? मतलब अब हैजार्डस इंडस्ट्री में बच्चों से काम नहीं करा सकते, ये अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 का में क्या है? सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये बाद में जोड़ा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। लेखपाल में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, लेखपाल में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस में दिया है? डीपीएसपी में दिया है ना, ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 क्या है? ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 का बोलता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, ठीक है। अभी यूपीएससी में मेरे ख्याल से 2021 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है ना। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण कहाँ पे मेंशन है? तो ये डीपीएसपी में मेंशन, ठीक है। आर्टिकल 50 बात करता है। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए प्राथमिकता की बात करता है। 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो लेता है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की बात अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद 72 में बात करता है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, जिसको पार्डन्स की जो शक्ति है वो हमें देता है। अनुच्छेद 74 बात करता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 75(1). इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। 79 संसद के गठन का प्रावधान। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 83 का सब क्लॉज 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन, ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 सब क्लॉज 1 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तब कि बिल्कुल टाई हो चुका है, तो फिर जो स्पीकर होता है वो अपना डिसाइडिंग वोट डालता है। अनुच्छेद 108 क्या है, कुछ दशाओं में दोनों बैठकों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ज्वाइंट हमारी बैठक जब होती है ज्वाइंट सिटिंग के लिए अनुच्छेद 108 में प्रोविजन है। अनुच्छेद 109 में बात करता है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 ये हमारा धन विधेयक की परिभाषा इसमें मिलती है, ठीक है। अनुच्छेद ये ऑलरेडी 2 साल पहले पीसीएस में आया था, अनुच्छेद 110 एक्ट पूछा था। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 क्या है, हमारा बजट, ठीक है। बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन वहाँ क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक, एनुअल फाइनेंस हमारा स्टेटमेंट ये लिखा है इंग्लिश में। अनुच्छेद 117 क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, ये हमारा आर्टिकल 123 में है, किसकी, राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143, ये क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 148 क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, CAG 148 में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ठीक है। तो ये भी काफी न्यूज में है, हो सकता पूछा जाए। 169 किससे संबंधित है, विधान परिषद के बनाने या उसको हटाने, खत्म करने के लिए से रिलेटेड है। अनुच्छेद 174 क्या है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 200 क्या है, राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने, ये जो भी विधेयक आते हैं हमारे, उनके लिए राज्यपाल को पावर दी गई है। अनुच्छेद 201 क्या है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस पास करने की जो शक्ति है, वो राज्यपाल को दी गई है अनुच्छेद 213 में। आर्टिकल 214 क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 226 क्या बोलता है, उच्च न्यायालय को रिट्स जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो हाईकोर्ट भी जो रिट मतलब की शक्ति है रिट्स की, वो अनुच्छेद 226 में दे रखा है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।
अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 का सब क्लॉज का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 243 खा पंचायतों का गठन, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अनुच्छेद 243 झा पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा, ये क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था न्यायपालिकाओं का गठन। 243 या का न्यायपालिका के लिए निर्वाचन। 243 या घा जिला योजना के लिए समिति। 243 या झा सहकारी समितियों का निगमन। 249 क्या है, राज्य सूची के संबंध में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। आर्टिकल 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 ये क्या है, भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, भारत की आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 280 बात करता है वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 का 300 का ये क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए। 312 अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये भी सब मैचिंग, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। 324 क्या है, निर्वाचन के अधीक्षक निदेशक नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। फिर है अनुच्छेद 326। 326 क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसन का प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 राज्य की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना। अनुच्छेद 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 56 क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। फिर अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का प्रावधान। और अनुच्छेद 368 क्या है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है वो अनुच्छेद 368 में दे रखा है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। अब बात करते हैं अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषय, शेड्यूल्स। पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। दूसरी में क्या दे रखा है, सेकंड शेड्यूल में दे रखा है मुख्य पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है अनुसूची दूसरी में। ठीक है, सेकंड शेड्यूल।
थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हमारी तीसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस बेसिस पे करेंगे, ये चौथी अनुसूची में दे रखा है। पांचवी अनुसूची में क्या दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची, इसमें क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें तीन सूचियां हैं, सबको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल कितने 97 विषय हैं, वर्तमान में 98 हो चुके हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में अब हो गए हैं 59, जिस पर केवल हमारा राज्य सरकार ही इसमें कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में कुल 43 विषय हैं, जो कि अब 52 हो गए हैं। ठीक है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस पुलिस लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, ये सब हमारे राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनसंख्या, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड, प्रक्रिया संहिता, विवाह विवाह विच्छेदन, तलाक बोल दीजिए उसे, एवं गोद लेना, ये सब हमारी समवर्ती सूची के विषय हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, फिर 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92 संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था अभी रिसेंटली में, 1-2 साल में। जो हमारा पहला प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 में था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि जवाहरलाल, वो पीएम पूछना चाह रहा था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 हुआ था। ठीक है, इसमें शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री कार्य द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस सूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। ठीक, 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंधन। ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, खूब न्यूज़ में चलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 10वीं हमारी अनुसूची में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो पंचायतों के अधिकार। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पेपर के हिसाब से तो ज़्यादा। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। ठीक है, अभी यूपी पीसीएस 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, 29। इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला फैक्ट है। 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि इसमें दे रखे हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। ठीक, हो सकता है आगे फ्यूचर में ये पूछा जा सकता है, पहले तो ये पूछा ही जा चुका है। अब बात करते हैं विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर्म, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार,
कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, जहाँ रक्षा वगैरह आ जाती है, ये सब हमारे क्या संघ सूची में है। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक नियोजन, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दिया है तो पढ़ लेते हैं, इसको रिवीजन हो रहा है हमारा। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेदन एवं गोद लेना, ये सब हमारी समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियां संघीय सरकार को दे रखी हैं। ठीक है। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। संविधान के उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इसकी पूर्ति इसके इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य प्रस्तुति उपलब्ध कराकर की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आए। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के साथ संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। संसदीय प्रणाली में द्विसदनी का मतलब होता है जिसमें 2 सदन हो, जैसे उच्च सदन या निम्न सदन। ठीक है, हमारा राज्यसभा लोकसभा हो गया द्विसदनी, बाइकैमरल सिस्टम है हमारे यहाँ। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? संसदीय प्रभुसत्ता। सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संघ में एक नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिला करके एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, एक बड़ा राज्य है उसको तोड़ के 2 बना दो, 2 हैं उनको जोड़ के 1 बना दो, एक राज्य है दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा लेके दूसरा तीसरा मतलब राज्य बना दो, ये सब हमारा संसद ही कर सकता है। पहले भारतीय संघ यूनियन के राज्यों को संघ के दोनों सदनों के साधारण बहुमत केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए सब काम करने के लिए, और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति के द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए। नवगठित राज्य तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 का अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गए भाई? जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों तथा यथा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कर दिया गया है। नए राज्यों का गठन वर्ष, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, मतलब सिक्किम एक बार मैंने देखा है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है सिक्किम पर। आंध्र प्रदेश 1953 में बना, गुजरात 1960 में आया है, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, मणिपुर त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975 ऑलरेडी पीसेस में पूछा जा चुका है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा ये सब 1987 में बनाए गए, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड हमने ऊपर ही देखा ये सब नवंबर 2008 में बनाए गए, 2000 में बनाए गए, 2008 में गलती से बोल दिया 2000। ठीक है, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड ये सब नवंबर 2000 में बनाए गए। तेलंगाना की बात की जाए तो अभी हमने देखा 2 जून 2014 को बनाया गया था। नेक्स्ट है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप
संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय किया गया है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को है। ऊपर देखा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ठीक है, इस टाइप के फिलोसफी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 तरीके से। क्या? जन्म के द्वारा, यहीं पैदा हो जाओ, मिल जाएगी। रक्त संबंध या वंश परंपरा के द्वारा, रजिस्ट्रेशन कराकर, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। ठीक है, तभी तो हमारे कौन है वो मोटा वाला सिंगर अदनान सामी, ये इंडिया में रहता था, बाद में उसको दे दी गई भारत की नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राजनीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है, हमने पहले भी देख लिया है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? अभी 6 मूल अधिकार हैं। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, फिर बाद में एक हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 4 में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समता समानता के अधिकार में शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19A का में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 21 का में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करें। अन्य मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश मैंडमस याचिका, रिट का शाब्दिक अर्थ होता है समादेश मतलब कमांड। फिर है प्रतिषेध का आदेश, उच्चतम न्यायालय अथवा
उच्चतम न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे को सुनवाई करता है तो उसे ऐसा करने से रोकने जाने के लिए ये जारी किया जाता है। ठीक है, कौन सा? प्रतिषेध। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान ने अनुच्छेद 32 में, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करी गई है। कौन से? अनुच्छेद 39 घ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से किसी के भी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। केवल कुछ लोगों के पास मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया है। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अब बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। संघीय प्रणालियों की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, अभी मुर्मू बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। तो कुछ फैक्ट है, सबको ही पता है, कुछ बहुत कठिन चीज़ नहीं है यहाँ पे। पॉलिटी तो वैसे वो सब्जेक्ट है जिसमें लोग स्कोर करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, पॉलिटी तो इसके लिए है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 55 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, ठीक है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी किया जा सकता है। वर्ष 1969 में कुछ हफ्तों मतलब 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में
पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद को पुनर्विचार करने हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेक का अधिकार से आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। राष्ट्रपति कानून से जुड़ी किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध व्यापक महत्व से हो। भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन आए, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बेबी गिरी, फिर फखरुद्दीन अहमद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक, साइंटिस्ट थे, उनको बनाया गया था। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था उनका नाम है लक्ष्मी सहगल। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधित करने का अधिकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, एस मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने। ठीक, बहुत बड़े फिलोसफर हैं। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, ये कभी नहीं बने हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मैंने ऊपर ही बता दिया कि बहुत बड़े फिलोसफर हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित, अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इस साल। ये पूछा पीसीएस में आया है, नहीं तो एमपी पीसीएस में आया, ये इस साल क्वेश्चन आया। वीवी गिरे के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 130 में राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो अनुच्छेद 123 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये बहुत ज़्यादा मतलब यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके 3 कंपोनेंट है, कह लीजिए 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना आवश्यक है। सामान्यतया लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उप सभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद होती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा को जनता के सदन नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे व्यक्ति को 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे अब 1 फरवरी जो बजट है हमारा 1 फरवरी को पेश किया जाता है, पहले इसको 28 को करते थे। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। शून्यकाल 0 लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का समय होता है, ठीक है, शून्यकाल। अध्यक्ष बोले तो स्पीकर लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारतीय संसद ने हाल ही में पीएफआरडीए बिल पारित किया है। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। लोकल उसमें तो है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति वेंकैया नायडू हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। लोकसभा 2019 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें जीती थी। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एच.डी. देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। कितनी? 80 सीटें हैं लोकसभा की। उत्तर प्रदेश राज्य को लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान पर 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी अब हो गया है लद्दाख। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत शयनम आयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कहाँ से हैं ये कोटा की विधानसभा, सॉरी, लोकसभा सीट से हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्तावों द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। लोक लेखा समिति पीएसी का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद सदस्य बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार किसको है? संसद को है। लोकसभा के लिए एससी और एसटी को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। संसद में आम बजट, मेरे ख्याल से अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया था, जम्मू कश्मीर में तो आरक्षण दिया गया है इस बार। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक बार देखना पड़ेगा। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रति वर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में जो मान लो 5 साल का है तो उसको 6 साल, जैसे इमरजेंसी के टाइम में कारगिल युद्ध हुआ था तब बढ़ाया गया था। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा विशल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया है।
ठीक है, विटनेस को ही निपटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे केस पाए गए हैं यहाँ पे विटनेस को ही मार देते हैं। संसदीय कार्रवाइयों संसदीय कार्रवाइयों की कार्रवाई तथा अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यों को वापस लिए जाने को एक्सपंक्शन कहा जाता है। लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन, मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र होते हैं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक जो है हमारा केवल इसको लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता है तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। ठीक है ना, विचार के लिए अनिश्चित समय तक रख सकता है। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। कौन कौन सी? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। अब ये तो सबको ही पता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को अब कर दिया गया है समाप्त। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला संविधान संशोधन कौन सा है? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का। ठीक है, किस आर्टिकल में इन्होंने चेंज करा है? अनुच्छेद 334, आर्टिकल 334। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? इसको डेकोरम कहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है, इसको चेक करना पड़ेगा, ये गलत हो जाए। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग, जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया था। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रित रखती है। स्थगन प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता है। विधायकी, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए हैं। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वे इसमें सुधार नहीं कर सकते। भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग कर दिया था। भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर बोला जाता है। नेक्स्ट है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश
केंद्र और राज्य संबंध। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता के शपथ ग्रहण कराते हैं। राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा का सदस्य बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 मास की अवधि के लिए राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति, पार्डनिंग पावर है। आगे, चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों कौन कौन, पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों, बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसको, राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। भारत के 6 जो राज्य हैं कौन कौन, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना में विधान परिषद है। ठीक है, अभी बंगाल कह रहा है हमको चाहिए, आंध्र प्रदेश कह रहा है हमें नहीं चाहिए, तो उसमें भी चल रहा है बहुत कुछ करंट अफेयर्स में, तो ये है, वो भी है। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा मांग पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाएगी। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक के रूप में किया जाता है। अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। किसी राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष है। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, अब पता नहीं इनका नाम है कि नहीं है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री M.G. रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं हैं, बहुत कुछ हो चुका है अभी, है ना। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान थे। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है। भारत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यही हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ये भी नहीं है, मान है इस टाइम। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए में
यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने का व्यवस्था करने का प्रयास करे। राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा विधानसभा अध्यक्ष देता है। भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन एवं जम्मू शीतकालीन। भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य के लिए बात हो रही है, राज्य के वित्त आयोग के लिए का गठन राज्यपाल ही करेगा। अनुच्छेद 243 झा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधानसभा का सत्तावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5 वर्ष के लिए या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना है, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। पुडुचेरी राज्य संघ क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। भारत के 42वें मुख्य न्यायमूर्ति एल दत्तू थे। 42वें। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.V. रमन्ना है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में एक प्रमुख तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, अभी भी हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है बहुत बार। उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई थी। यह जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें ग्वालियर व इंदौर में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ सीट बिलासपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसका खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। संघ राज क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है, जहाँ पे उच्च न्यायालय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय का समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। 2 या अधिक राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा मतलब क्यों वारंटो याचिका जारी कर सकता है। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? लीला सेठ। कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अंतर्गत चुनाव विवाद का फैसला देने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय के पास है। आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन
स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 में 9 का जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है। पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण करना है। नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विविध और थोड़ा बहुत दे रखा है इसमें विविध। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले तक होता है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद को कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता। चुनाव एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। भारत में राजनीतिक पार्टियों को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल में परिवर्तन भारत की संसद कर सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। केंद्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहले वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनका चुनाव चिन्ह तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, सबको ही पता है, ये तो सब बेसिक चीजें हैं, फिर भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और बाली। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी। बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इनके 2 फूल हैं और नेशनल पीपुल्स पार्टी इनकी जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक बुक। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। चुनाव का अधीक्षक निर्देशन और संचालन तथा निर्वाचक सूची की तैयारी करना चुनाव आयोग के कार्यों में शामिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन गुप्त मत के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चुनावों में मतदान का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो तक होता है। भारतीय संविधान के 51वें संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को नियंत्रित किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया। संवैधानिक 73 का संशोधन अधिनियम 1992 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली भाषा को शामिल किया गया है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोधी कानून समाविष्ट है। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ संचार द्वारा सूची का विषय न होकर केंद्र सूची का विषय है। संचार राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय।
सिंचाई, कानून व्यवस्था, कृषि, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। फिर है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा के नियम 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नागरिकता, बैंकिंग, डाक और तार संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि जंगल, वन समवर्ती सूची में आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास होती हैं। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला, गंगटोक में से गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बोडो, डोगरी, संथाली और अंग्रेजी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सूचीबद्ध नहीं है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, यह संघ सूची में शामिल नहीं है। सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। चलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जांच की तथा अपना सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संगठन का घटक नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग के आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सच्चर समिति का संबंध भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से तथा उसके साथ धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव को दूर किए जाने से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। लोक लेखा समिति पीएसी के चेयरमैन को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायत राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये। अब दिया है इसमें भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उनके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया था कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। सबसे ऊपरी पट्टी गहरे केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। ठीक है, पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ
सहित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप में अंगीकृत किया गया और इसके गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह होता है फागुन। ठीक है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया जाता है। समानता है चैत्र मास की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप ईयर में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम किसका है? पेल्टानिस्टा गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान वाले भी अपना मानते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग गंगा की डॉल्फिन है तो उनकी भी कुछ होती है, तो वो भी उनका भी डॉल्फिन ही है पाकिस्तान का। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। ठीक है। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला थे। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरूक जनता है। यूएसए की सरकार राष्ट्रपतित्व स्वरूप की है। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारियों के पद क्रम का सही अनुकरण क्या है? पहले सचिव, उसके नीचे अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव तथा अवर सचिव। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को सामान्यतः COPRA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। नेपाल में संवैधानिक राज्य की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल न्यूरेमबर्ग में प्रतिस्थापित किया गया है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मरणोपरांत सम्मानित किया। भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों पर हस्ताक्षर करके पंचशील को अपने संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य हैं। सामाजिक पृथक्करण घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। वर्ष 1951 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई। अगस्त 2019 में संपन्न 46वां G7 सम्मेलन बियारिट्ज फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये फैक्ट। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पे हुआ था। इस पेपर के लिए बड़ा फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जो नाबार्ड की स्थापना है वो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। भारत में महिलाओं के विवाह की आयु कानून द्वारा 18 वर्ष क्या तो 21 वर्ष की हो गई। अच्छा यहाँ लिख दिया इन्होंने। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर
21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। एशियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। एयरपोर्ट्स वन जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। बंद का जुलूस एवं संसाधन को भारत में पहली बार केरल उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। इजराइल का संबंध ब्रिक्स से नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया है। मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। फेरा फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाइट डोवाइट डी आइज़नहोवर थे। वर्तमान में जुलाई 2019 से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। अभी 2 दिन पहले इनको भी निकाल दी, मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया एक तरीके से। देखो अब कौन बनता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ठीक है। फिर प्रथम प्रसिद्ध उदाहरण, लोकतंत्र सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन ने बोला था। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। लोकशाही सरकार की कल्पना का श्रेय रूसों को जाता है। चेक एवं बैलेंस की सिद्धांत अमेरिकी संविधान का लक्षण है। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। पहले विवादों और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते का लक्ष्य विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल निकालना था। एरिस्टोटल ने कहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है। यदि भारतीय संघ इंडियन यूनियन का नया राज्य बनाना हो तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, अब तो और बढ़ गए हैं, डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा। लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता अन्ना हजारे गायब हो चुके हैं अब तो बिल्कुल। फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था? मुसोलिनी था। नाटो नाटो की वर्तमान सदस्य संख्या 30 है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है मैंने गलत बोल दिया, नाटो में जो मेंबर है वो बदल गए हैं मेरे ख्याल से। यूरोपीय संघ में अभी भी 27 ही हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक इन्होंने और टॉपिक दिया है सबसे कम लास्ट में। सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य 2 वर्ष के अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन था? दक्षिणी सूडान था। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त हुआ है। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली के अध्यक्ष की पदावधि 1 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, इस टाइम तो यही है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान वे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्पेन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस का एक सांस्कृतिक संगठन है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। फिर है भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पॉलिटी वाला सेक्शन भी खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।